हेलो गाइस। मैं एस के गुप्ता आप सबका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं एक पाठ जिसका नाम है नागरी लिपि। और इस नागरी लिपि पाठ के हम लोग संपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। लेकिन आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग कक्षा 10 में हैं तो मैंने यहाँ पर अपने टेलीग्राम ग्रुप का नेम दे दिया है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ और मेरे द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए दोस्त शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है क्या। पहला क्वेश्चन है देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। पहला क्वेश्चन किताब का है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई। तो अगर आप लोग कक्षा 10 में हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे और आप कॉपी लेकर नोट भी कर लेंगे। हम लोग समझते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए कह रहा है क्या, जब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी तब जाकर इसके लिपि में स्थिरता आई। इसका मतलब ये हुआ 2 सदी का मतलब हो गया कि लगभग 200 वर्ष पहले। 200 वर्ष पहले जब किताब छापने के लिए एक फिक्स मतलब टाइप बने, टाइपिंग करने वाला बना, जिसका एक फिक्स आकार होने लगा, एक फिक्स का रूप स्वरूप होने लगा, तो तब जाकर जब 200 वर्ष पहले जब टाइप बने तब इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं, कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। तब इसका आंसर होगा देवनागरी लिपि में हिंदी, अर्थात हम लोग जो हिंदी लिखते हैं वह भाषा है। और इसकी विविध बोलियाँ, जैसे कि हिंदी की बोलियों क्या है, जैसे कि नेपाली है, मराठी है, संस्कृत है। ठीक है, ये सब भाषा जो है ये देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती है। आपको एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, आपसे एग्ज़ाम के ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका आंसर होगा देवनागरी लिपि। फिर पूछ सकता है नेपाली किस लिपि में लिखी जाती है, तो भी उसका आंसर होगा देवनागरी लिपि। चलिए आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग कक्षा 10 में हैं तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मैं जब भी आप लोगों के क्लास से संबंधित वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि लेखक ने, जो भारत में बहुत सारी लिपियां हैं, ठीक है, तो लेखक ने किन लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। तो आंसर हो जाएगा लेखक ने गुजराती, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम, इन लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो गुजराती है, बंगाली है, देवनागरी है, तेलुगु है, तमिल है, मलयालम है और कन्नड़ है, इन सब का संबंध हमारे देवनागरी लिपि से है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, नंदी नागरी किसे कहा गया है। क्वेश्चन कह रहा है नंदी नागरी किसे कहते हैं। इस प्रसंग में लेखक ने किसका उल्लेख किया है। यहाँ पर होगा इस प्रसंग में लेखक ने किसका उल्लेख किया है, तो आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि कहते हैं। एग्जाम में पूछता है कि नंदी नागरी लिपि किसे कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, तो आप कहेंगे कि दक्षिण भारत में देवनागरी लिपि को ही नंदी नागरी कहते हैं। अब आता है देवनागरी लिपि के काल तथा इसके देवनागरी लिपि के काल तथा इसके विस्तार के प्रसंग में लेखक ने इसका उल्लेख किया है। अतः क्या किया लेखक ने कि देवनागरी लिपि के विस्तार मतलब उसकी वृद्धि, समृद्धि और उसका काल अर्थात समय के संबंध में लेखक ने इसका उल्लेख किया है। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। 5 नंबर क्वेश्चन का आप देख पा रहे हैं, नागरी लिपि की प्रारंभिक लेख या आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, उनका विवरण दें। क्वेश्चन कह रहा है कि नागरी लिपि के
प्रारंभिक लेख या आरंभिक लेख कहाँ से प्राप्त होते हैं उनका विवरण दें। तो आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं, नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन के प्रदेश से ही मिलते हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे दक्कन के प्रदेश से ही मिलते हैं। विद्वानों के मत के अनुसार दक्षिण भारत के राजा दंती दुर्ग का समांगण है। ठीक है, दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट वंश की शासन की नींव डाली थी। अर्थात नागरी लिपि का आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुए हैं। चलिए इसको समझ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि जो नागरी लिपि के प्रारंभिक लेख कहाँ से मिले हैं, तो विंध्य पर्वत के दक्षिण के नीचे वाला भाग जो दक्कन के प्रदेश है वहाँ से मिले हैं। जो कि विद्वान लोग का मत है। विद्वान लोग का मत का मतलब कहने का अनुसार देखा जाए तो दक्षिण भारत में तो राजा हुए थे जिनका नाम था दंती दुर्ग। ठीक है, और यही दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट एक राजवंश था, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, अर्थात कहा जा सकता है कि नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमको कहाँ से मिले हैं, दक्षिण भारत से मिले हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि आप ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। अर्थात ब्राह्मी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका आंसर होगा, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अक्षरों पर छोटी आड़ी तिकोन लकीरें होती हैं। चलिए हम थोड़ा इसको एग्जाम्पल के अनुसार समझ लेते हैं। जैसे कि हम सब कोई चीज़ लिखते हैं, जैसे कि हम लिख रहे हैं यहाँ पे कमल, तो जब मैंने कमल लिखा तो मैंने कमल के ऊपर आप देख रहे हैं मैंने एक लाइन खींचा। तो जो मैंने लाइन खींचा वो थोड़ा सा मतलब जितना लंबा सेंटेंस होता है, जितना लंबा कोई शब्द होता है उतना ही लंबा लाइन खींचते हैं। तो जब हम शब्द के बराबर लाइन खींचते हैं तब यह देवनागरी हो गया। ठीक है, लेकिन जब हम कमल लिख दें और कमल के ऊपर हम क्या करें कि कोई दूसरा सिंबल बना दें, तीन कोण बना दें या फिर कुछ ऐसे सिंबल बना दें, लाइन नहीं खींचें, तो इसी को बोला गया था कि ये क्या है, लगभग यह सिद्धम या ब्राह्मी लिपि की तरह है। तो वहीं यहाँ पर कहा गया है, और क्या कहा गया है, आप लोग चीन की भाषा देखेंगे लगभग उस टाइप का समझ सकते हैं। कहा गया है ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अक्षरों पर छोटी आड़ी तिरछी या छोटे तिकोन है। तिकोन मतलब त्रिभुज बना हुआ होता है। लेकिन नागरी लिपि के मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर, जैसे मैंने अभी आपको लिख कर बताया है कमल, ठीक है, तो सिरा का मतलब होता है ऊपर, सिरों पर पूरी लकीरें बनी होती हैं। और यह सिरों रेखाएं मतलब ऊपर की रेखाएं जो होती हैं उतनी ही लंबी होती हैं ये रेखाएं जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई हुआ है। ठीक है, अक्षरों की चौड़ाई होती है। देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहते हैं। इससे पहले आप लोग से कहेंगे कि प्लीज़ अगर आप लोग कक्षा 10th में हैं तो अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सकें, और नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम आगे बढ़ सकें। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, उत्तर भारत 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त होते हैं। जो उत्तर देश है, जैसे कि भारत के उत्तरी भाग है, वहाँ के किन किन शासकों के नागरिक जो लेख मिलते हैं वो नागरी भाषा में मिलते हैं, नागरी लिपि मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, उत्तर भारत में मेवाड़, गुहिल सांभर, अजमेर के चौहान, कनौज की गढ़वाल, काठियावाड़, गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार और जेजाक भुक्ति के चंदेल, इतने लोग जो थे। इसके अलावा त्रिपुरा के कलचुरी शासक, ये सब शासक वंशों के नाम हैं। ये जो शासक वंश थे इनके लेख प्राचीन नागरी लिपि से प्राप्त होते हैं। इनके जो लेख हैं वो हमें प्राचीन नागरी लिपि से ही प्राप्त होते हैं।
इस तरह का हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, नागरी लिपि को देवनागरी क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेखक इस संबंध में क्या बताता है। तो देखते हैं आंसर। कहा गया है, नागरी लिपि को देवनागरी कहे जाने के पक्ष में, नागरी लिपि को देवनागरी कहे जाने के प्रश्न पर विद्वानों में मतभेद है। अर्थात नागरी को देवनागरी क्यों कहा गया, इस पर विद्वानों का मतभेद है। कुछ लोग अलग अपना विचार देते हैं, कुछ लोग अलग विचार देते हैं। तो उन विचारों को हम लोग देख लेते हैं। पहला विचार आपके सामने है कि गुप्त वंश की प्रसिद्ध शासक, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को, गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक को कहा यहाँ पे, तो टाइपिंग मिस्टेक है। गुप्त वंश के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस राजवंश के शासक थे? तो आंसर हो जाएगा गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को देव कहा जाता था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को क्या कहा जाता था? देव कहा जाता था। और उनकी राजधानी पाटलिपुत्र में थी। तो ऑप्शन पूछ सकते हैं आपसे ऑब्जेक्टिव में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर होगा पाटलिपुत्र में। तो पाटलिपुत्र को देवनगर कहा जाता था। भाई जब देव की राजधानी पाटलिपुत्र में है तो पाटलिपुत्र को देवनगर कहा जाता था। और देवनगर की लिपि जो थी वो नागरी लिपि थी। तो इसीलिए देवनगर की नागरी लिपि को ही देवनागरी लिपि के नाम से जाना गया। आशा करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे इसको। देखते हैं इसका दूसरा मत, दूसरा विद्वान क्या कहता है। दूसरा विद्वान कहता है क्या? दूसरा विद्वान कहता है, एक मत के अनुसार इस लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने किया। गुजरात के नगर ब्राह्मणों ने किया। तो नगर ब्राह्मण के द्वारा की गई लिपि थी, इसीलिए इसे नागरी लिपि कहा गया। ठीक है, और इसी कारण इसका नाम देवनागरी भी पड़ गया बाद में। इसका अगला आंसर है जो काफ़ी ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। कह रहा है क्या, काशी को देवनगर कहा जाता था। आज भी काशी को देवनगर कहा जाता है। और यहाँ प्रयुक्त लिपि होने के कारण इस लिपि को देवनागरी कहा गया। इसका मतलब ये है कि काशी जो है देवनगर है और वहाँ की लिपि जो है देवनागरी है। तो काशी में यह लिपि बोली जाती थी, इसलिए देव के नगर की लिपि को देवनागरी लिपि के नाम से जाना जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। नागरी की उत्पत्ति के संबंध में, अर्थात नागरी लिपि की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है। चलिए हम लोग एक एक लाइन ध्यान से देखते हैं इसको। ठीक है, और इस यहाँ कहा गया है कि पटना से नागरी का संबंध लेखक ने क्या बताया है। तो सब कलर चेंज कर ले इसका आप लोगों के लिए। हाँ अब कलर सही हो जाएगा शायद। हाँ अब सही हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा इसका, एक एक लाइन ध्यान से देखेंगे हम लोग। लेखक के अनुसार नागरी शब्द किसी नगर से संबंधित था और शायद वह नगर पाटलिपुत्र ही था। शायद वह नगर पाटलिपुत्र ही था। तो कहा गया है, लेखक के अनुसार नागरी शब्द किसी नगर से संबंधित था और वह शायद वह पटना पाटलिपुत्र ही था, जिसकी जानकारी हमें पदातड़ितकम से पता चलता है। एक बार और समझ लीजिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को। लेखक के अनुसार नागरी शब्द किसी नगर से संबंधित था। ठीक है, कहा गया है कि भाई नागरी है, इसका मतलब कहीं ना कहीं नगर से संबंधित है और शायद वह नगर पाटलिपुत्र ही था। अगर आपको पता हो तो आप बताएं कि पाटलिपुत्र या पटना जो है आज किस राज्य की राजधानी है। ठीक है, पटना किस राज्य की राजधानी है ही था, जिसकी जानकारी हमें पदातड़ितकम से पता चलता है। ये था 9 नंबर क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। कब एक सार्वदेशिक लिपि थी। ठीक है, कब एक सार्वदेशिक, सार्व मतलब सभी और देशिक मतलब देशों में, मतलब किस समय नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी, सभी देशों में बोले जाने वाली लिपि थी। तो इसके आंसर हम ध्यान से समझेंगे लोग, थोड़ा सा आंसर लंबा है इसका।
8वीं सदी, 8वीं सदी का मतलब क्या हुआ आप लोग समझ सकते हैं, 800 ईस्वी। और 9वीं सदी का मतलब हो गया 900 ईस्वी। तो 800 से 900 ईस्वी के आसपास नागरी एक सार्वजनिक लिपि थी। मतलब उस समय तक इस लिपि को सभी लोग जान चुके थे लगभग में, क्योंकि इस समय यह लगभग हर अक्षरों में विद्यमान हो चुकी थी। अर्थात उस समय नागरी लिपि जितनी भी भाषाएं लिखी जाती थी सब में नागरी लिपि विद्यमान हो चुकी थी। अर्थात यह उस समय वह अपने देश के विभिन्न भाषाओं में अपना स्थान बना चुकी थी। अतः कहा जा सकता है कि 8वीं और 9वीं सदी में यह एक सार्वदेशिक लिपि थी। यहाँ पर आपको समय बता दिया गया है 8वीं से 9वीं सदी, ठीक है। तो उस समय की बात है कि नागरी लिपि जो है यह लिपि देश के लगभग सभी भाषाओं में अपना एक पहचान बना चुकी थी, अपना एक स्थान बना चुकी थी, और सभी भाषाओं में इसका उपयोग होता था। भाषा को इसी के सहारे लिखा जाता था। तो जब पूरे देश में विद्यमान हो चुकी थी तो कहा गया कि भाई पूरे देश में यह विद्यमान है, अर्थात सभी देश के भागों में विद्यमान है, इसीलिए एक सार्वदेशिक लिपि है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक का क्या जानकारी देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नागरी लिपि के साथ साथ दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि नागरी लिपि जब इधर जब नागरी लिपि का विकास हो रहा था उसी समय दक्षिण भारत में आप देख पा रहे हैं बहुत सारे लिपियों का नाम दे दिया गया है। तमिल है, मलयालम है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, कन्नड़ है, इन सभी लिपियों का विकास हुआ। यह लिपियां भी नागरी लिपि के तरह, यह लिपियां भी नागरी लिपि की तरह ही प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुआ। यहाँ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ? तो आंसर होगा ब्राह्मी लिपि से हुआ। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन आपसे गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार 8वीं सदी मतलब 800 के पूर्वार्ध से बाहर से आए थे और अवंती प्रदेश में बसे हुए थे। मतलब 8वीं सदी के पूर्वार्ध में बाहर से आए थे, कहीं दूसरे देश से आए थे और आकर के अवंती प्रदेश में बसे हुए थे। ठीक है, और वहीं पर धीरे धीरे अपना शासन स्थापित कर लिए और बाद में हुई कन्नौज पर भी अधिकार कर लिए। बाद में लड़ाई हुई और लड़ाई में क्या हुआ कि गुर्जर प्रतिहार जीत गए और कन्नौज पर अधिकार कर लिए। ठीक है, अब अधिकार कर तो वहाँ के प्रमुख राजा का नाम देख लीजिए। अधिकार कर लिए और तो गुर्जर वंश, गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रमुख राजा थे मिहिर भोज, महेंद्रपाल। ये जो आप नाम देख रहे हैं ये गुर्जर प्रतिहार वंश के काफ़ी प्रतापी शासक थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने रहा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों का संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। प्रमाण देना है आपको, तो कह रहा है नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख दक्षिण भारत से प्राप्त होते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत मतलब जानते हैं कि भारत का नीचे वाला हिस्सा प्राप्त होते हैं। फिर कह रहा है क्या कि धीरे धीरे यह समृद्ध होती गई। तो जो नागरी लिपि है यह लिपि धीरे धीरे समृद्ध होती गई सॉरी होती गई एवं इसके विकास के कालक्रम निम्नलिखित हैं। देखिए मैंने नीचे इसके विकास का कालक्रम सजा दिया है। तो पहला ऑप्शन में आप देख रहे हैं 754 ईस्वी की दंती दुर्ग, यहाँ पर दंती दुर्ग होता है, दंती दुर्ग समांगण दानपत्र, यह जो है 754 ईस्वी में यह भी नागरी लिपि में लिखा गया था। इसके बाद 840 ईस्वी का मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति। क्वेश्चन पूछेगा ग्वालियर प्रशस्ति किसकी है? तो आंसर होगा मिहिर भोज की। और समांगण दान पत्र किसका है? तो उसका आंसर होगा दंती दुर्ग का। ठीक है,
देखते हैं क्वेश्चन हम इसमें क्या, 2 नंबर था 850 ईस्वी के गणितज्ञ महावीराचार्य। क्वेश्चन पूछेगा महावीराचार्य कौन थे, तो वह गणितज्ञ थे। उसने गणित सार संग्रह की रचना की और वह भी नागरी लिपि में की थी। इसमें फिर कहा गया क्या, 1012 ईस्वी का केसी देव, यहाँ पे हो जाएगा केसी देव का शिलालेख और 1060 ईस्वी का ताम्रपत्र। ये सब आपने जो नाम सुना यह नागरी लिपि में ही है, अर्थात ये सब जो है वो नागरी लिपि में लिखा गया है। इसका अर्थ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रयोग इस समय तक इस्लामी शासकों के समय में भी खूब रहा था। ठीक है, बखूबी इसका विकास हुआ था और खूब इसका उपयोग किया गया था, जिससे यह पता चलता है कि उस समय यह नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। इस तरह से क्या हम लोग नागरी लिपि पाठ जब आप लोग देख रहे हैं, इसके हम लोग सभी क्वेश्चनों को पूरा कर लिए। वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं, और आप लोग से कहना चाहेंगे कि अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को आप लोग यहाँ तक देखें, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।